हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 5 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट करता है। बोला यह गया है कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के कैलेंडर के समान होगा। हमें यह बताना है कि 2008 का जो कैलेंडर है वह किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एक नॉर्मल ईयर जो होता है, एक साधारण वर्ष जो होता है, उसका कैलेंडर 11 साल बाद समान हो जाता है। ठीक है, और जो 11 साल में समान नहीं होता है वह 6 साल बाद समान हो जाता है। इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि 11 साल बाद समान कौन होगा और 6 साल बाद समान कौन होगा। लेकिन एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा 11 साल के बाद समान हो जाएगा। समान होने का मतलब है कि रिपीट कर जाएगा अथवा 6 साल के बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें लीप वर्ष का, तो एक लीप वर्ष का यानी लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वह आपका 28 वर्षों के बाद रिपीट कर जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो 11 या फिर 6 साल के बाद रिपीट करता है, बट एक लीप वर्ष का कैलेंडर जो है वह हमेशा आपका 28 साल के बाद रिपीट कर जाएगा। 28 साल बाद वह समान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2008 को चेक करिए कि यह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। तो 2008 को कैसे चेक करेंगे कि यह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो आप इसमें 4 से भाग करिए, यही तो नियम है ना। 4 से अगर पूरा कट गया तो लीप वर्ष, 4 से नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 4 से पूरा कट गया, यानी कि 2008 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्ष 2028 का जो कैलेंडर है, 2008 है ना, वर्ष 2008 का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद रिपीट हो जाएगा, यानी 28 साल बाद समान हो जाएगा। तो 2008 में 28 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 2036, यानी वर्ष 2008 का जो कैलेंडर है वह वर्ष 2036 के कैलेंडर के समान होगा। अब कैलेंडर समान होने का मतलब भी आप समझ लीजिए। कैलेंडर समान होने का मतलब है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 2036 के समान है। इसका मतलब है कि 2008 के प्रत्येक तिथि को जो दिन होगा ना, 2036 के प्रत्येक तिथि को वही दिन होगा। आप कैलेंडर निकाल करके चेक करके देख सकते हैं। 2008 के प्रत्येक तिथि को, यानी 2008 के 1 जनवरी को अगर रविवार होगा तो 2036 के भी 1 जनवरी को रविवार होगा। 2008 के 15 अगस्त को अगर सोमवार होगा तो 2036 के भी 15 अगस्त को सोमवार होगा। कहने का मतलब है कि इसके प्रत्येक तिथि को जो दिन होगा, इसके प्रत्येक तिथि को भी वही दिन होगा। इसका मतलब होता है कैलेंडर समान हो गया। तो 2008 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2036। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि वर्ष 2000 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप क्या चेक करोगे? 2000 को यह चेक करोगे कि वह नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। तो 2000 को हम कैसे चेक करेंगे? क्या इसमें भी 4 से भाग करेंगे? नहीं, इसमें 4 से भाग नहीं करेंगे, यहाँ 400 से भाग करेंगे, क्योंकि शताब्दी वर्ष जिस वर्ष के अंतिम में डबल जीरो हो, जैसे 1700, 1600, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, यह सब शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी माना जाता है जब वह 400 से कटे। तो यह शताब्दी वर्ष है, क्या यह 400 से कटेगा? 400 पंच यहाँ कटेगा, मतलब यह भी एक लीप वर्ष है। और जो भी लीप वर्ष होगा वह कितने साल बाद रिपीट करेगा? 28 साल बाद रिपीट करेगा। यानी वर्ष 2000 के कैलेंडर को हम दोबारा से कब यूज कर सकते हैं? 2028 में दोबारा से यूज कर सकते हैं। यानी 2000 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के समान होगा। तो यह तो आप लीप ईयर के केस में चेक कर लिए, क्वेश्चन भी लीप ईयर से था। लेकिन एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कितना दिन बाद रिपीट कर जाएगा? 11 साल बाद। देखते रहिएगा आप। अगर हम आपसे पूछे कि 2001 का कैलेंडर कितना साल बाद रिपीट करेगा, तो आप इसमें पहले 11 जोड़िए। अब जब आप इसमें 11 जोड़िएगा तो 2001 में अगर आप 11 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? यह 2012 हो जाएगा। अब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि 11 जोड़ना है कि 6 जोड़ना है। आपको पहले क्या जोड़ना है? 11। अब जब 11 जोड़े तो देखिए 2001 और 2012 आ गया। 2012 एक लीप वर्ष है, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। 2012 4 से कट जाएगा, मतलब लीप वर्ष है और एक नॉर्मल ईयर है। तो कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है वह लीप वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होगा, मतलब 2001 जो है वह 2012 के समान नहीं होगा। तो यहाँ 11 जोड़ने पर क्या हो गया? एक नॉर्मल एक लीप ईयर हो गया। तो जब हम 11 नहीं जोड़ पाए वहां पे हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 2001 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट कर जाएगा, यानी कितना दिन, किस वर्ष के समान होगा? 2007 के
समान होगा। तो वर्ष 2001 का कैलेंडर वर्ष 2007 के समान होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि वर्ष 2002 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो कितना जोड़िएगा आप? 11 जोड़िएगा। पहला बार आपको 11 ही जोड़ना है, 11 जोड़िए। 2002 में 2011 जोड़िए, कितना आ गया? 2013। देख लीजिए, यह भी नॉर्मल ईयर है, यह भी नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब 2002 का कैलेंडर 2013 के समान होगा। तो 11 जोड़ने पर अगर दोनों नॉर्मल ईयर रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर 11 जोड़ने पर एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर हो, उस केस में हम 11 न जोड़ करके कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। पहले हम क्या जोड़ेंगे? 11, लेकिन 11 जोड़ने पर अगर लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर हो जाए, उस केस में हम 11 नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। बाकी लीप ईयर का कैलेंडर कितना साल बाद रिपीट कर जाएगा? 28 साल के बाद आपका रिपीट कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है, कथन और निष्कर्ष का है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि कथन के हिसाब से बनाते हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के आधार पे निकालते हैं निष्कर्ष। बोला यह गया है कथन में कि कुछ फल तारे हैं, तो फल का कुछ हिस्सा तारा है, तो यह हो गया फल, और इसका कुछ हिस्सा बना दीजिए तारा। ठीक है, फल का कुछ हिस्सा कॉमन कर दिए, किसके साथ? तारा के साथ। आगे कुछ तारे नदी हैं, तो तारा का कुछ हिस्सा किसके साथ कॉमन कर दिए? नदी के साथ कर दिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोला है? सभी नदी बकरी हैं। जो भी नदी है ना, सब क्या है? बकरी। तो नदी के ऊपर से बकरी होगा। ठीक है, सभी नदी बकरी है, सभी का वेन डायग्राम ऐसे ही हम लोग बनाते हैं। तो कथन के हिसाब से वेन डायग्राम हमारा बन के हो गया है तैयार। क्या बोला है? कुछ फल तारे हैं, देख लीजिए, कुछ फल तारा हो गया, कुछ तारे जो है वह नदी, कुछ तारे को नदी के साथ कॉमन, और सभी नदी को क्या बना दिए? बकरी। अब निष्कर्ष निकालते हैं। पहला निष्कर्ष देखिए, बोला है कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी यहाँ है, फल यहाँ है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और दोनों अलग अलग होने का यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। दोनों अलग अलग होने का मतलब है कि दोनों के विषय में हमें कोई संबंध नहीं पता है, पॉजिटिव भी नहीं पता है, नेगेटिव भी नहीं पता है। तो इसके संबंध में कुछ भी बोला जाए तो वह गलत होगा। ध्यान रहे, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, अच्छी तरह से समझिएगा। कोई बकरी फल नहीं है, तो बकरी अलग है, फल अलग है, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई बकरी फल नहीं है, सही हो जाएगा। दो चीज़ें, अगर दो व्यक्ति अलग अलग हमारे पास आया है, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों भाई नहीं होगा। दोनों भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, स्पष्ट रूप से हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, और निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। तो नहीं है ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है, और नहीं है वाला का वेन डायग्राम हम लोग कैसे करते हैं, है ना? जो भी नहीं होता उस पार्ट को रेखांकित करते हैं, और रेखांकित के भाग के बारे में लिखते हैं नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हम सिलॉक्स पढ़ा चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सिलॉक्स टॉपिक का जो है लिंक छोड़ देंगे। ओके, आगे क्या बोला है? कुछ बकरी तारे हैं। अच्छा, बकरी का कुछ हिस्सा तारा, देखिए यह बकरी का है और यह तारा के साथ कॉमन है, तो यह तो सही हो जाएगा। तीसरा, कोई बकरी तारा नहीं है, कोई बकरी तारा नहीं है, बकरी का कुछ हिस्सा तारा है, इसका मतलब कोई बकरी तारा नहीं है, यह क्या होगा? गलत होगा। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो हमें स्पष्ट दिखे, वही आपका निष्कर्ष होता है। तो स्पष्ट हमें क्या दिख रहा है? केवल कि कुछ बकरी तारे हैं, है ना? बकरी का कुछ हिस्सा क्या है? तारा है, केवल यही दिख रहा है। तो हमारा आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी विकल्प 2 हम लोग अपना आंसर चुनेंगे इस क्वेश्चन का। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है। देखते हैं क्या किया गया है इसमें। देखिए, इन सभी नंबर को जोड़िए जरा सा। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का योग कितना आया? 10, और इसमें 5 से गुना कर लीजिए 50। इस पूरे के योग में 5 से गुना करिए 50, इस पूरे के योग में 5 से गुना करिए। 3 4 7 5 12 2 14, 14 5 70। उसी तरह से इस पूरे के योग में 5 से गुना करेंगे तो 7 4 11, 9 20, 20 और 3 23, 23 5 कितना हो जाएगा? 115। यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा। इस पूरे के योग में 5 से गुना करने पर इतना, इस पूरे के योग में 5 से गुना करने पर इतना, इस पूरे के योग में 5 से गुना करने पर 115 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि यदि ऊपर दी गई व्यवस्था को एक घन बनाया जाए, यानी इसको मोड़ करके अगर डाइस का रूप दे, घन का रूप दे, तो अंक 1 के सामने वाले फलक पर क्या होगा? 1 के सामने, 1 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो ओपन डाइस में क्या होता है ना कि जो अल्टरनेट वाला है वह एक दूसरे के सामने होता है। तो अल्टरनेट ऊपर से नीचे चलिए पहले, तो देखिए 5 के अल्टरनेट में कौन है? 4,
देख लीजिए 5 उसके बाद 2 है, तो 2 तो लगातार में हो जाएगा, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर, एक बॉक्स छोड़कर, तो 5 के अल्टरनेट में क्या है 4, यानी 5 के अपोजिट में 4 होगा। हमें 5 का अपोजिट तो पता लगाना नहीं है। अब आगे देखिए 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 के साथ जो सटा हुआ है वह कभी 2 के अपोजिट में नहीं हो सकता है। तो 2 के अपोजिट में ना तो 1 होगा ना 3 होगा, दोनों सटा हुआ है। 1 तो पूरा सटा हुआ है और 3 का भी कॉर्नर सटा हुआ है। इसका मतलब 2 के अपोजिट में क्या होगा 6 हो जाएगा, 2 के सामने 6 होगा। अब बचा कौन 1, तो 1 के सामने 3 होगा, 3 के सामने 1 होगा। पूछा है 1 के सामने कौन सा अंक, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। अल्टरनेट वाला एक दूसरे के उल्टा में होता है, सामने होता है। तो 5 के उल्टा में 4, अब तो अल्टरनेट बचा नहीं, तो 5 के उल्टा में 4 क्लियर हो गया। अब 2 के देखते हैं, तो 2 के साथ जो भी सटा हुआ है वह 2 के उल्टा में नहीं होगा, तो 2 के साथ 1 भी सटा हुआ है, 3 भी, तो 2 के उल्टा में 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, और 5 और 4 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 5 और 4 एक दूसरे के आमने सामने। बचा कौन 6, तो 2 के उल्टा में 6 होगा। अब बचा कौन 1 और 3, इसका मतलब 1 और 3 एक दूसरे के आमने सामने होगा। हमसे पूछा 1 के सामने क्या होगा, आंसर हम लोग करेंगे 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका पजल टॉपिक से है। पहले इस डाटा को आप गौर से देखिए, फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। देखिए बोला क्या गया है, निर्देश 1 से लेकर के 5 तक के लिए कि नीचे दी गई सूचनाओं को सावधानी पूर्वक पढ़े और फिर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। 5 मित्र PQ RS और T दिल्ली से विभिन्न 5 शहरों देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, बेंगलुरु के लिए 3 अलग अलग तरह के परिवहन माध्यम से ट्रेन, हवाई जहाज, कार से यात्रा करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तीनों प्रकार के परिवहन माध्यम में से 2 प्रकार के परिवहन का प्रयोग अधिक से अधिक 2 व्यक्ति, यानी 3 प्रकार का ही परिवहन माध्यम है और 5 व्यक्ति है, तो 2 परिवहन का प्रयोग जो है अधिक से अधिक 2 व्यक्ति करते हैं। आगे देखिए हवाई जहाज, अब यहाँ से डाटा आपका आ गया, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना आप शुरू कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए सोल्व करना क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं व्यक्ति। कैसे सोल्व होता है इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जो अलग अलग व्यक्ति है उसका नाम लिखेंगे। व्यक्ति के बाद हम क्या करेंगे, व्यक्ति के बाद हम लिखेंगे शहर का नाम, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे यातायात साधन। यातायात साधन किस माध्यम से जो है वह एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है। चलिए अब पहला व्यक्ति का नाम लिखते हैं, डाटा के अनुसार काम करते हैं। हवाई जहाज का प्रयोग सिर्फ वही व्यक्ति करता है जो बेंगलुरु जाता है। हवाई जहाज का प्रयोग, यातायात साधन पता चल गया हम लोगों को, हवाई जहाज, ठीक है। हवाई जहाज का प्रयोग कौन करता है, हवाई जहाज का प्रयोग वही करता है जो बेंगलुरु जाता है। हवाई जहाज का प्रयोग कौन करेगा, जो बेंगलुरु जाएगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हवाई जहाज का प्रयोग वही करेगा जो बेंगलुरु जाएगा। हमें पता नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि हवाई जहाज से वही जाएगा जो बेंगलुरु शहर जाएगा। पहला डाटा मिल गया है। आगे हवाई जहाज का प्रयोग वही व्यक्ति करेगा जो बेंगलुरु जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, टी जयपुर कार से गया है। व्यक्ति का नाम टी, यह गया है किस शहर, जयपुर गया है। और किस चीज़ से गया है, यह आपका गया है कार से। चलिए यह तो पूरा स्पष्ट डाटा ही था, यह क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टी जयपुर कार से गया है। पी चंडीगढ़ ट्रेन से, पी चंडीगढ़ ट्रेन से, यह भी पूरी तरह से क्लियर है। पी गया है किस शहर, पी गया है चंडीगढ़, और पी चंडीगढ़ जो है किस चीज़ से गया है, ट्रेन से गया है। पी चंडीगढ़ गया है ट्रेन से, पी का भी डाटा पूरी तरह से क्लियर है। आगे वह जो ट्रेन से यात्रा करता है देहरादून नहीं जाता है। जो ट्रेन से यात्रा करता है, ध्यान रखिएगा, वह देहरादून नहीं जाता है। जो ट्रेन से यात्रा करता है, ट्रेन से, वह देहरादून नहीं जाता है, ध्यान रहे। जो ट्रेन से यात्रा करेगा वह देहरादून नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों ट्रेन से यात्रा करता है, क्यों किस चीज़ से यात्रा करता है, ट्रेन से। चलिए यहाँ पे क्यों लिख दिए, और क्यों जो है वह किस से यात्रा करता है, क्यों जो है वह यात्रा करता है आपका ट्रेन से। क्यों किस चीज़ से यात्रा करता है, ट्रेन से यात्रा करता है, ऐसा तो बोला है ना। क्यों किस चीज़ से यात्रा करता है, ट्रेन से यात्रा करता है। जबकि आर जो है वह कार से यात्रा करता है। जबकि आर, यहाँ पे देखिए, आर जो है वह यात्रा करता है किस चीज़ से, कार से यात्रा करता है। अब आगे चलिए। अब देखिए 5 शहर में से 3 शहर पता है, 1 2 3। अब इस दोनों में देखते हैं कौन कौन शहर होगा। तो 2 शहर बचा हुआ है, अभी 2 शहर बचा हुआ है हमारे पास। एक तो देहरादून है, और इसके अलावा देख लीजिए और कौन सा शहर बचा हुआ है। सबसे पहले बोला है कि ट्रेन से जो यात्रा करता है वह देहरादून नहीं जाता है। इसका मतलब क्यों ट्रेन से नहीं जाता होगा, और इसमें से कोई नहीं गया है ट्रेन से। इसका मतलब कि आर ही ट्रेन से जाता हो, सॉरी आर ही देहरादून जाता होगा। क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में कि
वह जो ट्रेन से यात्रा करता है देहरादून नहीं जाता है। तो देहरादून नहीं जाता है तो क्यू जो है वह ट्रेन से यात्रा करता है, इसका मतलब यह देहरादून नहीं जाएगा। तो बचा कौन? आर, तो आर देहरादून जाता होगा। आगे देखिए, बेंगलुरु हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया। अब इसके अलावा शहर क्या बचा है? शहर देख लीजिए क्या बचा है, देख लेते हैं। शहर आपका जो बचा है यहाँ से देख लेते हैं, शहर का नाम देहरादून, चंडीगढ़, रायपुर बचा है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम ले लेंगे रायपुर। एकमात्र शहर बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे रायपुर। अब व्यक्ति देख लीजिए, टी पी क्यू आर आ गया, बचा कौन? पी क्यू आर एस बचा हुआ है। तो एक व्यक्ति का जगह बचा हुआ है, वहाँ पे हम किसे बिठा लेंगे? एस को बिठा लेंगे। हो गया। अब इसके बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपका, पहला क्वेश्चन जो इसके बेसिस पर है, देखिएगा क्या है। हाँ जी, देखिएगा बोला यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्यू के लिए सत्य है? क्यू के लिए कौन सा सत्य है? क्यू रायपुर ट्रेन से जाता है, रायपुर ट्रेन। आंसर क्या होगा? 5। आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? 5। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है कि क्यू के लिए कौन सा सत्य है, तो क्यू रायपुर ट्रेन से जाता है ना, तो रायपुर ट्रेन क्यू के लिए सत्य है। आगे, निम्नलिखित व्यक्ति और परिवहन माध्यम में कौन सा संयोजन सत्य है? कौन सा संयोजन सत्य है? टी ट्रेन। क्या टी ट्रेन से जाता है? नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते, पी कार। क्या पी कार से जाता है? नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। आर हवाई जहाज। आर हवाई जहाज से जाता है? नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। क्यू कार। क्यू देख लीजिए कार से जाता है? नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। एस हवाई जहाज। एस हवाई जहाज से जाता है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को अगर हम लोग बना लेते हैं तो इसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर हम लोग बड़े आराम से दे सकते हैं। अगला, देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से गया है? देहरादून जाने वाला व्यक्ति किस माध्यम से? देहरादून जाने वाला व्यक्ति आर है, किस माध्यम से गया है? कार से गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प 3। इसके अलावा देख लीजिए 2 क्वेश्चन और पूछा गया, उसको भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। देखिए क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन और है, इसके नीचे ला देते हैं। देखिए बोला निम्न में से देहरादून की यात्रा किसने किया है? देहरादून का यात्रा किसने किया है? आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर। देहरादून की यात्रा किसने की है? आगे, निम्न में से स्थान और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? स्थान और परिवहन माध्यम, चंडीगढ़ ट्रेन, देखिए तो सही है, सही है। रायपुर कार, रायपुर देख लीजिए, रायपुर कार, यही सही नहीं है क्योंकि रायपुर किसके साथ है? ट्रेन के साथ। बोला है कि निम्न में से स्थान और परिवहन माध्यम का कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो चंडीगढ़ ट्रेन सही है। रायपुर कार सही नहीं है क्योंकि रायपुर गया किस चीज़ से? ट्रेन से गया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका पजल से था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा हो? तो सबसे पहला काम देखिए इसको करना है कि अगर एक दायां से बोले और एक बायां से बोले तो दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 17 और 8 आपका 25 से हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए पहले दाएं बोला है कि बाएं? क्वेश्चन में पहले दाएं बोला है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा दाएं से 25वां अक्षर, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोला जाए पहले आंसर हमारा उसी ओर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं बोला है तो हमारा आंसर दाएं से ही निकलेगा। अब दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 8वां, एक दायां बोले एक बायां बोले तो इसको जोड़ लेंगे। दोनों दायां रहता तो घटा लेते इन नंबर्स को, और दोनों बायां रहता फिर भी इन नंबर्स को घटा लेते। जोड़ेंगे कब? जब एक दायां और एक बायां। तो यह दायां है बायां है, जोड़ लीजिए 25। 25 किस ओर से? क्वेश्चन में जो पहले बोले दाएं से, तो दाएं से 25वां अक्षर हमारा आंसर होगा। तो दाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा? तो हम लोग याद करते हैं बाएं से, ABCD के तरफ से, तो इस दाएं को बाएं में बदलिए। तो 27 में से माइनस करिए, तो 27 में से 25 माइनस करिए। जो दाएं से 25 नंबर पर होगा वह दाएं से 2 नंबर पर होगा, और दाएं से 2 नंबर पर कौन सा लेटर है? B है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? B हो जाएगा। पुनः समझिए क्या किए हैं हम लोग, जो भी लेटर दाएं से 25 नंबर पर होगा वह बाएं से भी तो किसी न किसी नंबर पर होगा। तो दाएं को बाएं में बदलने के लिए आपको क्या करना है? 27 में से माइनस करना है। ABCD में टोटल 26 लेटर होता है, 27 में से अगर आप माइनस करते हैं तो लेटर का पोजीशन चेंज हो जाएगा। बाएं होगा तो दाएं में बदल जाएगा, और दाएं होगा तो बाएं में बदल जाएगा। तो दाएं से 25, 27 माइनस 25, तो बाएं से 2 नंबर, बाएं से 2 नंबर पर कौन सा लेटर? B। तो हमारा आंसर B हो जाएगा। आगे बढ़िए,
एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखा गया है तो नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, अगर गौर से देखिएगा तो इसका प्रत्येक डाटा इसमें मौजूद है। तो आप क्या करिए कि प्रत्येक लेटर के लिए एक नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्रत्येक लेटर के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि कितने नंबर वाला पहले आया है, एम पहले आया, एम कितने नंबर पर था इधर 7, तो 7 नंबर पहले। उसके बाद पी कितने नंबर पर 1 नंबर। उसके बाद ई कितने नंबर पर 6 नंबर। उसके बाद आर कितने नंबर पर है 2 नंबर। उसके बाद एल आया है, एल कितने नंबर पर है 5 नंबर। उसके बाद ओ कितने नंबर पर 3 नंबर। उसके बाद बी कितने नंबर पर है 4 नंबर, ठीक है। सिर्फ आप पोजीशन देख लीजिए कि कितने नंबर वाला को कब लाया गया है, जब लेटर आपका मैच कर जाए। अब आगे यहाँ पे उसी तरीके से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। पहले किसको लिखना है 7 नंबर वाले को, यानी पहले कौन आएगा एस। उसके बाद 1 नंबर वाला तो फिर कौन आ जाएगा एन। फिर 6 नंबर वाला, 6 नंबर पे कौन है आर, एस एन आर, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला कौन है यू। उसके बाद 5 नंबर कौन है इधर ई है। उसके बाद 3 नंबर में कौन है आपका एम है, तो एम आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर वाला कौन है बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एस एन आर यू ई एम बी, एस एन आर यू ई एम बी, यानी आंसर विकल्प 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुबोध ने कहा, सुबोध देखिए क्या बोला है, बोला है वह मेरी माता के एकमात्र भाई, माता के भाई यानी मामा की पुत्री है, यानी मामा की पुत्री है। जो लड़की है वह सुबोध के मामा की पुत्री है, ठीक है। यानी कि लड़की जो होगी वह सुबोध की ममेरी बहन होगी और सुबोध जो होगा उस लड़की का फुफेरा भाई होगा। तो बोला है सुबोध किस प्रकार उस लड़की से संबंधित है, फुफेरा भाई है। और फुफेरा ममेरा चचेरा भाई के लिए प्रयोग किसका करते हैं हम लोग, कजन का, तो कजन भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है, ठीक है, जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर है। अभी उसका सर कहाँ है नीचे है और पैर कहाँ है ऊपर है। उसका मुख पश्चिम दिशा में, मुख अभी देखिए किस दिशा में है, उस व्यक्ति का जो मुख है, चेहरा है, वो आपका पश्चिम दिशा में है। हम लोगों से क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हम लोगों से पूछा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। मुख अगर पश्चिम दिशा में है तो बायां हाथ किस दिशा में होगा, यह हम लोगों को बताना है। तो बायां हाथ किस तरफ होगा, बाईं ओर होगा। लेकिन व्यक्ति योग प्रक्रिया में है, अभी सर नीचे है पैर ऊपर है। तो जैसे ही व्यक्ति को हम सीधा करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, व्यक्ति को सीधा करेंगे, तो उसका अभिमुख पश्चिम में है, अब किस दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। व्यक्ति का सर नीचे है पैर ऊपर है। जैसे ही व्यक्ति को हम सीधा करेंगे, पहला काम हम यही करेंगे कि व्यक्ति को सीधा करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही व्यक्ति को सीधा करिएगा तो उसका चेहरा जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी पश्चिम तो पूरब, पूरब तो पश्चिम, उत्तर तो दक्षिण, दक्षिण तो उत्तर। अब हम लोग को क्या बताना है, बायां हाथ, तो पूरब का बायां। अब देख लीजिए पूरब किस तरफ लेके चलते हैं हम लोग, दाहिनी ओर ले चलते हैं। पूरब का बायां, पूरब से अब किस तरफ चलना है, बायां। देखिए बायां चलना है तो घड़ी के विपरीत चलेंगे, तो पूरब का बायां यही दिशा होगा और यह दिशा ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है, उत्तर। तो हमारा आंसर उत्तर हो जाएगा। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम और दाहिने हाथ की तरफ पूरब। तो पूरब का बायां, तो पूरब और पूरब का बायां ऊपर जाएंगे, तो पूरब का बायां कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर, यानी उस व्यक्ति का बायां हाथ उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बोला है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है और अशोक का रैंक अंत से 17वां। अशोक जो है ना अंत से 17वां, यानी नीचे से जो है 17 नंबर पर कौन है, अशोक। यहाँ पे आपका अशोक है, ठीक है। आगे बोला है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, यहाँ पे सुरेश है और यह अशोक से 7 रैंक आगे है, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 नंबर पर आपका सुरेश हो जाएगा अंत से। तो सुरेश का आरंभ से रैंक क्या होगा, देख लीजिए। सुरेश का रैंक जो है वह नीचे से पता है, अंत से पता है, ऊपर से पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोजीशन इंटरचेंज करना है, नीचे को बदलना है ऊपर में। तो जब भी नीचे को ऊपर में बदलना हो या ऊपर को नीचे में बदलना हो, लेफ्ट को राइट में बदलना हो या राइट को लेफ्ट में बदलना हो, हम टोटल +1 में से माइनस करेंगे। तो टोटल 39 विद्यार्थी है, तो हम माइनस कितना में से करेंगे, 40 में से, हमेशा टोटल +1 में से।
तो 40 में से सुबोध का जो स्थान नीचे से है उसको माइनस करिएगा तो इसका स्थान ऊपर से निकल जाएगा। तो सुबोध का स्थान ऊपर से क्या हो जाएगा, सुबोध का स्थान ऊपर से 16वां हो जाएगा। नीचे से जो स्थान है उसको माइनस करेंगे तो इसका स्थान कहां से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 16। और हमेशा माइनस टोटल में से नहीं करना है, टोटल प्लस 1 में से माइनस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका एनालॉगी का है। देखिए इसमें हमें बताना होता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किसके साथ है। यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया है, 42 कैसे लाया गया है, 7 का स्क्वायर माइनस 7 करिए 42 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से 7 माइनस करिए 42, 7 के स्क्वायर में से 7 माइनस करेंगे 42, 7 के स्क्वायर में 7 ऐड करेंगे 56, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7। उसी तरह से आगे बढ़िए, 12 के स्क्वायर में से 12 माइनस करिएगा तो आपका 132 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 के स्क्वायर में से 12 माइनस करेंगे कितना, 132। उसी तरह से 12 का स्क्वायर यानी 144 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 156। समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर प्लस 7। उसी तरह से यह 12 का स्क्वायर माइनस 12 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 156 यानी विकल्प ए हो जाएगा। तो यही सेट का आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।